हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का आज एग्ज़ाम हुआ है और जिसको कंडक्ट करवाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, उसका कैसा पेपर पूछा गया था हर एक शिफ्ट में और क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज डेट, और कुछ उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पेपर हो गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ शिफ्ट्स में लोगों ने अपने इनपुट्स बता दिए हैं कि कैसा पेपर आया था हर एक शिफ्ट में। तो यही सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द रिव्यूज गिवन बाय द कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो गाइज, वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की। अब पेपर एनालिसिस का देखिए एक ही वर्ड होगा एनटीए के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए वेरी टफ। जी हाँ, इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं हो सकता अगर एनटीए का कोई भी एग्ज़ाम आज किसी कैंडिडेट ने जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का दिया होगा। तो क्योंकि देखिए लेवल 2 का एग्ज़ाम है, सैलरी मिलनी है आपको 30 से 35 हज़ार रुपये, लेकिन क्वेश्चन जो जीएस में आए हैं वो यूपीएससी लेवल के आए हैं, मैथ्स में आए हैं आपके कैट लेवल के, और रीजनिंग में आए आपके कैट लेवल के, और उसके बाद जीके में आपने मतलब शेक्सपियर की अगर आप औलाद नहीं है तो आप डेफिनेटली समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्वेश्चन आए थे। मतलब मोटा मोटा आप इससे समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इन डेप्थ में अगर बताऊं तो मैथ्स, तो देखिए मैथ्स के अंदर भाई मैच द फॉलोइंग कौन देता है? मैच द फॉलोइंग के बाद अगर तुमने दे भी दिया तो इतना टाइम टेकिंग कौन देता है? क्योंकि टाइम टेकिंग का मतलब क्या है, जितने भी लोगों से मैंने सुना है वो मेजॉरिटी ऑफ पेपर अटेम्प्ट पूरा कर ही नहीं पाए, क्योंकि इतना लेंदी पेपर था कि हर एक कैंडिडेट को टाइम लग गया। देखिए मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन है उनका यही था कि सर क्वेश्चन ऐसा सेट किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो जेन्युइन एफर्ट से तैयारी या फिर पेपर दे रहा है वो नहीं कर पाएगा, इतना लेंदी आया है। तो यही मुझे भी पूछना है एनटीए, अगर ये वीडियो एनटीए वाले वीडियो देख रहे हैं, भाई आपने लेवल 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाया था ना, या फिर आप कुछ और सोच के बैठे थे और आपने गलती से वो एग्जाम दे दिया था इन कैंडिडेट्स को? क्योंकि लेवल 2 के एग्जाम के अकॉर्डिंग 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी और क्वेश्चन कैट लेवल के, ये कैसे हो गया यार? ऐसा तो फिजिबल या फिर जेन्युइन है ही नहीं, ऐसे तो आप जेन्युइन कैंडिडेट्स को आगे कर ही नहीं पाओगे। और उसके बाद दूसरा ये बात है कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पी क्यू आर एस यूं भर भर के आई है ना, कि मतलब हर एक कैंडिडेट मतलब हर 4 से 5 क्वेश्चन बाद पी क्यू आर एस, हर 4 से 5 क्वेश्चन बाद पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस भी ऐसा कि मतलब टाइम टेकिंग है। और उसको अगर सिंसियरली अगर बैठे ना कोई इंसान तो 5 मिनट से पहले एक बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि क्या पूछा गया है या फिर क्या होगा इसका लॉजिकल सीक्वेंस। तो गाइज ये बात हो गई आपकी मैथ्स की, इंग्लिश की। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी सेम वही मैथ्स और इंग्लिश के जैसे टाइम टेकिंग। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट था जिसमें से एक कोई चूज़ करना था, उसमें इंग्लिश जो है ना कंपैरेटिवली हार्ड आ रही है और हिंदी जो है कंपैरेटिवली ईजी आ रही है। तो ये एक कैंडिडेट्स के लिए एडवांटेज हो गया है कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने हिंदी अपना प्रेफर्ड मीडियम ऑफ सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ लैंग्वेज चूज़ किया था। तो और ये इस बार नहीं, ये प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स अगर आप देखेंगे, चाहे आप विश्व भारती का हो चाहे आप जेएनयू का एग्जाम देखेंगे, इन सब में वही सेम सेट पैटर्न है, हिंदी कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू इंग्लिश। तो गाइज ये समझ आ गया। और मैथ्स में अगर एक मैं क्वेश्चन आपको वापस से रिवाइज करा दूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए मैथ्स में एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर साइन 22/2 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है और सिंगल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो बहुत कम थे। मतलब एकदम से ऐसा है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके जो आपका एनटीए ने एग्जाम करवाया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये मैं बार बार पोस्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिससे लोगों को क्लियर तो हो कि लेवल 2 की पोस्ट है। कोई आपने एसएससी सीजीएल का तो ग्रेजुएशन लेवल का तो एग्जाम दिया नहीं है कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना देंगे या फिर आपको एएसओ बना देंगे, आपको बनाएंगे लेवल 2 का एलडीसी। ठीक है, तो उसके लेवल का ये पेपर नो डाउट कभी नहीं हो सकता, वो सेट पैटर्न हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ, तो ये तो बात हो गई लेवल कैसा पेपर आया है या फिर एनालिसिस क्या है हर एक कैंडिडेट का उनके
डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। अब अगर मैं बात करता हूँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की रिलीज डेट की। देखिए, अगर जिन लोगों ने जेएनयू का एग्ज़ाम कभी दिया हो या फिर विश्व भारती का एग्ज़ाम दिया हो, जेएनयू का एग्ज़ाम के 30 से लेके 45 दिन के अंदर आपका जो था आंसर की रिलीज हो गई थी। जी हाँ, मैक्सिमम 30 से 45 दिन के अंदर 2 शिफ्ट्स में 2 बार पेपर हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग। 30 से 45 दिन के अंदर आपका आंसर की आ गई थी, और विश्व भारती की तो 30 डेज के अंदर, मतलब 10-15 दिन के अंदर ही आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 30 दिन मैक्स टू मैक्स, जी हाँ मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ, ये इस वर्ड को हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप समझ लो कि 30 दिन के अंदर ही आपका आंसर की रिलीज हो जाएगी इसकी। अब आंसर की रिलीज हो जाएगी, फिर क्या होगा, आपको ना 3 से 4 दिन का ऑब्जेक्शन टाइम करने का मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि एनटीए ने इसका आंसर गलत दिया है तो। ठीक है, और याद रखना 3 से 4 दिन ही मिलते हैं, फिर उसके बाद वो आंसर की नहीं खुलती। कहीं आप सोच के बैठे हो, इसलिए आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो रिलीज आंसर की आएगी ना, मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा आपको ये बताते हुए कि आंसर की रिलीज हो गई है और ऐसे ऐसे अपनी आंसर की देखनी है। ये तो बात हो गई आंसर की कब आएगी। अब हम बात करते हैं आंसर की के बाद क्या होगा। आंसर की आने के बाद ना, देखिए मिनिमम 30 से लेके 45 दिन तक आप मान के चलिए, उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फाइनल की एनालाइज करना, जो ऑब्जेक्शंस आप ने रेस किए होंगे उनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो मिनिमम आप मान के चलिए 45 दिन, क्योंकि जेएनयू का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया और आंसर की कब की रिलीज हुई थी, तो इसलिए आंसर की में नो डाउट डिले होता है। लेकिन जो लोगों को लगता है कि हाँ मेरा आंसर की के अकॉर्डिंग या फिर मेरे पेपर अच्छा गया है, मेरा हो सकता है, तो वो कभी भी डिले ना करें अपने टाइपिंग में। क्यों? क्योंकि देखिए 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इतनी आसान नहीं होती, 35 करना भी टफ होता है। तो ये तो 40 वर्ड्स पर मिनट है, और वो भी इंग्लिश में। और उसके बाद आपका जो कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज हो, तो इससे क्या होगा कि अगर आपने अभी घर पे प्रैक्टिस 45 की नहीं की होगी ना, तो आपको वहाँ पे 40 करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी 1% लगता है आपको पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो टाइपिंग के लिए अभी से जुड़ जाइए। और जुड़ने के साथ आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो मेरी देखनी है जो कि टाइपिंग के रिगार्डिंग होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कौन कौन सी ट्रिक्स और टिप्स आज यूज़ करनी है, जिससे आप 45 टू 50 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई कर पाएंगे, या फिर आप एग्ज़ाम हॉल तक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइपिंग की बात। अब हम बात करते हैं आपकी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन हैं, हर एक 5 सेक्शन में आपके हर एक क्वेश्चन उतने ही सेम नंबर के थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज था, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो गाइज, जिस लेवल का पेपर आया है और 40 वर्ड्स पर मिनट कि इनको चाहिए कैंडिडेट्स जो कि टाइपिंग हो सके, तो नो डाउट कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि स्किल टेस्ट ही इतना टफ है कि उसमें ज़्यादा बच्चे लाएंगे तभी तो कम छट पाएंगे, नहीं तो कम ही पहले से किए तो वो सीट्स खाली जा सकती है। तो आप मान के चलिए कम से कम नहीं तो 80 से लेके 85 जिनका वो है, वो क्या है, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किया और सही लगता है 80 से 85, उनका 100% आपका टाइपिंग के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आई रिपीट, मेरिट में नाम नहीं आएगा, मेरिट में आपको तभी आएगा जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी रोल प्ले कर सकती है। नॉर्मलाइजेशन क्यों रोल प्ले करेगी? क्योंकि पेपर शिफ्ट्स में हुआ, शिफ्ट्स में कहीं ना कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्क्स कम या ज़्यादा करने में। लेकिन अगर 80 से 85 हैं आपके नॉर्मलाइज स्कोर में इन जनरल कैटेगरी, तो आप 100% अपना चांस मानेंगे आपका होगा। और ये 53 टू 53% होता है, इतना के करीब होता है अगर आप अपना मेरिट में, सॉरी टाइपिंग में अपना नाम करना चाहते हैं। तो गाइज, ये हो गए हमारे तीनों सवालों के जवाब जो कि मैंने आपको इन डेप्थ में देने की कोशिश की है, जिसमें पेपर एनालिसिस मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज डेट बताया बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय एनटीए, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस बेसिस पे बताया मैंने कि कैसा पेपर आपका गया है और आपकी टाइपिंग के क्या क्वालिफिकेशन है।
और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करते हुए, जिसमें मैंने ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की है ईपीएफओ में, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उस एग्जाम के रिगार्डिंग दूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उन दोनों वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, दोनों वीडियो कौन सी, पहली वाली की टाइपिंग कैसे आपको अच्छे से करनी है 40 वर्ड्स पर मिनट जिससे आप इंग्लिश में अचीव कर पाएँ, या फिर 35 वर्ड्स मिनट आप अपने हिंदी में अचीव कर पाए टाइपिंग के लिए। और दूसरी क्या है, एनटीए का जो ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।